नमस्कार। असम टीवी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से स्टूडियो में हिंदुस्तान समाचार के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार राय मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिवसीय यात्रा पर असम आ रहे हैं। आज की स्टोरी का विषय हमने चुना है, असम को क्या देंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक बड़ा सवाल है। देश के प्रधानमंत्री जब भी किसी राज्य में जाते हैं तो राज्य के लोगों को इसकी उत्सुकता रहती है कि प्रधानमंत्री क्या देंगे। खासकर ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पूर्वोत्तर को बहुत कुछ दिया है बीते 10 वर्षों में। यह कहने में कोई गुरेज नहीं होता कि प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद से पूर्वोत्तर की एक तरह से काया पलट हो गई। एक से बढ़कर एक परियोजनाएं पूर्वोत्तर के लिए उन्होंने दी है। प्रधानमंत्री स्वयं अब तक कम से कम 5 दर्जन यात्राएं पूर्वोत्तर की कर चुके हैं। इसीलिए पूर्वोत्तर में उनका एक विशेष लगाव मिलता रहा है। उनके प्रति लोगों का लगाव है, उनको अभी पूर्वोत्तर के प्रति लगाव देखा गया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की कल यात्रा को यदि देखें अरविंद जी, तो प्रधानमंत्री कल करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें रोड से संबंधित बहुत सारी परियोजनाएं हैं। तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले लोगों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का एक प्रमुख फोकस का क्षेत्र रहा है। इस प्रयास में उठाए गए एक कदम में प्रधानमंत्री जिन प्रमुख योजनाओं को लेकर आधारशिला रखेंगे उनमें माँ कामाख्या दिव्य परियोजना, माँ कामाख्या एक्सप्रेस कॉरिडोर शामिल है, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा वरदान जैसा माना जा रहा है। क्योंकि कामाख्या मंदिर से असम का एक अपना एक विशेष पहचान रहा है। कामाख्या मंदिर कामरूप के रूप में लोग असम को जानते रहे हैं। ऐसे में कामाख्या कॉरिडोर एक बहुत मायने रखता है पर्यटकों के लिए। इसी के प्रकार प्रधानमंत्री और भी सड़क की योजनाएं 34,444 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे कल, जिसके तहत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ असम की कनेक्टिविटी को एक नया आयाम मिलेगा। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे अरविंद जी। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री के कल के आगमन को आप किस तरह देखते हैं असम के लिए? जी नमस्कार सभी दर्शकों को। प्रकाश जी, प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद से नरेंद्र मोदी का जो विजन और फोकस है वह असम समेत पूरे पूर्वोत्तर पर सबसे ज़्यादा है। प्रधानमंत्री जब अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहली बार गए थे प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य हैं, इसको इन्होंने अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी थी। तो उनके पहले बयान से, उनके पहले इस शब्द से यह चरितार्थ हो गया कि प्रधानमंत्री के दिल में पूर्वोत्तर बसता है। क्योंकि ये यहाँ पर संगठन के रूप में काफ़ी समय तक असम में काम कर चुके हैं, तो यहाँ की ज़मीनी सच्चाई को वो भली भांति समझते थे। तो किसी प्रकार जी, यह कहने में कोई दो राय नहीं है कि भाजपा सरकार के पहले इस पूरे पूर्वोत्तर को उपेक्षित माना जाता था, इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं होता था। और यह हम देश की आज़ादी के समय से हम बात कर इस पर हम कह सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन युद्ध के दौरान उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने पूर्वोत्तर के लोगों को कह दिया था कि अब हम बड़े दुखी दिल से आप लोगों को हम नमस्कार कहते हैं, चीन में चले जाएं आप। हाँ, तेजपुर तक चीन की सेना आ गई थी और हमारी सेनाओं को हटने के लिए कह दिया गया। हाँ, तो इन्होंने कह दिया था। तो इससे ही पता चलता है कि पूर्ववर्ती सरकारों के की प्राथमिकता सूची में पूर्वोत्तर कभी रहा ही नहीं। और यही कारण है कि देश की आज़ादी के बाद नॉर्थ ईस्ट में पहला उग्रवादी संगठन बना था NSCN,
और उस बाद में उसके कई धड़े हुए, जो मुख्य रूप से 2 धड़े हैं, नेस्सियन खापलांग और नेस्सियन मुइवा। वो पूर्ववर्ती सरकारों की अनदेखी और दोहरा चरित्र के चलते पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में उग्रवादी संगठनों की बाढ़ सी आ गई। कोई ऐसा राज्य नहीं था जहाँ पे उग्रवादी गतिविधियाँ नहीं थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, उसके बाद उनका विकास को लेकर के जो विजन था वो तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा जो विजन उनका था कि ये यहाँ पे शांति कैसे लाई जाए, और शांति के लिए सभी जो विद्रोही गुट हैं उनके साथ में बातचीत करके उनकी जो समस्या है उनको पूरा किया जाए। और सरकार ने बड़ी शिद्दत के साथ, चाहे वो आप त्रिपुरा के उग्रवादी संगठन हो, आप मेघालय देखिए पूरी तरह से उग्रवाद मुक्त हो चुका, असम के भी लगभग सारे उग्रवादी संगठनों ने, सभी बड़े हाँ सभी, केवल एक जो है उल्फा का जो स्वाधीन धड़ा है, जो उल्फा से टूट के अलग बना, परेश बरुआ गुट, उसको छोड़ करके लगभग सारे धड़े, उनका भी तेवर कुछ जरूर कम हुआ है बनने के बाद से। तो उस सारे धड़े जो हैं वो सरकार के साथ में शांति वार्ता करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपना हथियार भी सौंप दिया। कई लोगों ने अपने संगठन, जैसे भी हाल ही में उल्फा के संगठन ने अपना संगठन ही समाप्त कर दिया। तो इसलिए यह बात तो है। बोडोलैंड में, हाँ बोडोलैंड के सारे धड़े, हाँ सारे आदिवासी जो उग्रवादी संगठन थे, करीब 7-8 के आसपास थे, सब ने अपना हथियार सौंप दिया और सरकार के साथ में शांति वार्ता में शामिल हुए। तो ये बात तो तय है। इसकी वजह एक ये भी है कि मुझे लगता है, आप कितना सहमत हैं कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा फोकस किया उन्होंने, और उन्होंने जैसे रोड कनेक्टिविटी या एयर कनेक्टिविटी या फिर रेल कनेक्टिविटी इसको दिया। रिमोट जगह तक भी सड़कें बन गई, सुरक्षा बल जहाँ पहुँचने लगे तो उग्रवादियों के लिए कुछ काम करना भी मुश्किल हो गया। तो एक तरफ उनके लिए पैकेज दिए गए, दूसरी तरफ उनके आवागमन को मुश्किल कर दिया गया, जगह जगह पे उनका एक बैरियर जैसा हो गया। आप क्या मानते हैं? देखिए, एक बात है, आपकी बात एकदम 100% सही है कि सरकार ने ग्रामीण योजनाओं के माध्यम से गांव की सड़कों को जहां बेहतर बनाने का काम किया, वहीं सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने, क्योंकि ये देखिए, किसी भी इंसान को जीने के लिए ये मूलभूत 3-4 चीज़ें ज़रूरत होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और आज के आधुनिक युग में बिजली, पानी और कनेक्टिविटी मतलब रोड, ये 3 चीज़ भी अब वो पहले वाला जो तो रोटी, कपड़ा और मकान से आगे बढ़ करके 3, हाँ इसमें 3 और जुड़ गया। तो अब ये जब तीनों चीज़ें अगर मिलती हैं तो आदमी जो है वो बड़े आराम से, इंसान अपना जीवन सर्वाइव कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। अपना गांव में भी रह करके आदमी ने खेती किया, वहाँ से जो अन्न उपजाया उसको अगर बेहतर कनेक्टिविटी है तो ले आकर सीधे वो शहर में ले आकर के अपने सामान को अच्छे दाम पे बेच सकता है। तो ये चीज़, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विज़न है, जो उनकी सोच है, वो हाँ कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट में खास करके दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ हैं, इसलिए कनेक्टिविटी की समस्या है। तो कनेक्टिविटी पर उनका सबसे ज़्यादा फोकस था। देखिए, वही सबसे बड़ी क्या आज यहाँ पे हो रही है, रेलवे कनेक्टिविटी इनका ये विस्तार किया, मिजोरम तक चले गए, पूरे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों तक। आज देखिए, सिक्किम के गंगटोक तक भी अब रेलवे लाइन पहुँचने वाली है। मणिपुर तो मणिपुर में आधा मणिपुर पहुँच गया है, राजधानी इम्फाल तक पहुँचने वाली है। उसके बाद आपका शिलोंग, यहाँ पे मिजोरम में पहुंचने वाली है, त्रिपुरा में पहुंच गई। इसके बाद आपका मेघालय में भी, हाँ अरुणाचल में भी पहुंच गई, मेघालय में पहुंचने वाली है। तो इस तरह से रेलवे कनेक्टिविटी जो है वो सभी राज्य की राजधानियों तक पहुंचाने, इससे क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है और यहाँ पे आए दिन बरसात होती रहती है, लैंडस्लाइड होता है, जिसकी वजह से आवागमन जो है पूरी तरह से बंद हो जाता है। आपने एक चीज़ अभी जिक्र किया, मेघालय जब कहा कि शिलोंग भी पहुंचने वाली है, तो शिलोंग में एक चीज़ देखा जा रहा है कि वहाँ के लोग, स्थानीय कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्या इसके पीछे यह हो सकता है कि उनकी जो गतिविधियाँ हैं कोयले की, इसकी उसकी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी तो वो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, इसलिए रेल परियोजना का विरोध कर रहे हैं? वो देखिए, उसका क्या कारण लग रहा है आपको? हिंदुस्तान के इतिहास में आपको मैं एक बड़ी बात बताता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा या अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा। एग्जैक्ट परियोजना का मुझे नाम याद अभी नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के रेल विकास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई एक रेल की परियोजना को
वो सारा वो माने कंप्लीट पास हो गया था, सारा उसका जांच पड़ताल ये हो गया था, क्या कहते हैं कि उसकी नाप जोख हो गई थी। हाँ। ये उसको पास होने के बाद रेलवे ने करीब 25-30 साल के बाद जब वो नहीं बना पाए तो उसको उस परियोजना को उन्होंने बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया पूरी तरह से। तो ये जो है वो मेघालय में ही था। तो आप सही कह रहे हैं कि वो थोड़े लोग उसमें उन लोगों की समस्या है, वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर रेल लाइन जाए, आवागमन हो ज़्यादा, क्योंकि रेल लाइन जाएगा तो कुछ ऐसी चीज़ें अब हम कभी अगले इसमें बात करेंगे कि वो क्यों इसका विरोध करते हैं, उसके विरोध करने के पीछे की मूल वजह क्या है। उसमें सत्ताधारी पार्टियां भी शामिल हैं, विपक्ष भी शामिल हैं, और गैर जो छात्र संगठन जैसे और भी जो गैर राजनीतिक दल हैं ये भी शामिल हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर रेलवे लाइन हो। तो ये एक तो बात है। दूसरी बात ये है कि अब जब पूर्वोत्तर में आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार होता है तो पूर्वोत्तर में इतनी पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है कि अपने आप को वो देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाके खड़ा कर लेगा। अपने जब अभी कनेक्टिविटी की बात कही तो इसी सिलसिले में हम लौटते हैं अपने मुद्दे पे, प्रधानमंत्री से माने असम को क्या देंगे प्रधानमंत्री। तो इसी सिलसिले में कल प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे, ठहरेंगे, परसों सुबह उनका कार्यक्रम है, उसमें वे 43 सड़कों का शिलान्यास करेंगे एक साथ। जी। और ये सड़क दक्षिण पूर्व एशिया जो क्षेत्रीय इलाका है उसका एक कॉरिडोर, आर्थिक कॉरिडोर जैसा होने वाला है। यही मतलब इनकी इच्छा है। जैसे कि गोहपुर 4 लाइन है, और जो भी है ईटानगर से कनेक्टिविटी की बात है, तो ये बड़ा एक कनेक्टिविटी का ये जाल है। शिवप्रकाश जी, मैं एक बात बताऊं आपको कि प्रधानमंत्री जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पूर्वोत्तर के लिए इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई थी, डोनर मंत्रालय बनाया। हाँ, और अब प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाला तो इन्होंने क्या किया कि वो लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में बदल दिया, क्योंकि पहले एक्शन में आता नहीं था। हाँ, तो अब एक्ट ईस्ट में बदल दिया। तो मतलब क्या है कि पूरा जो उत्तर पूर्व आपका ये क्षेत्र जो है, हाँ, इसमें आपका म्यांमार है, अब इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बर्मा है, हाँ, सिंगापुर है, ये जितने भी वियतनाम, ये जितने भी सारे देश हैं, इन सारे देशों से सीधे रेल कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी, सब्सिडाइज रेट में एयर कनेक्टिविटी कर दी। अच्छा, ये सारे लोग आज देखिए यहाँ से सब्जियां इंपोर्ट हो रही, एक्सपोर्ट हो रही है, आराम से वहाँ से चीजें यहाँ अरब में हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है, यूरोप में जा रही है, और आपका इधर सिंगापुर और हांगकांग इन सारी जगहों पे जा रही है। तो ये जो चीज़ है गुवाहाटी में इसका सेंटर होगा। ये पूरे उत्तर पूर्व एशिया के जो जितने भी देश हैं इनका जो हब होगा, जो मेन ट्रांजिट पॉइंट होगा, वो होगा गुवाहाटी। और एक चीज़ आपने अभी जो कहा कि हब होगा, तो ऐसा भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक मेडिकल हब भी होने वाला है कि जिस तरह से अब जैसे कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यहाँ पे नए एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे वो यहाँ पे, और कहा जाता है कि पूरे इस इलाके में पूर्वी भारत का वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो जाएगा असम का गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। इसके अलावा यहाँ पे एम्स खोले गए हैं, यहाँ से नलबाड़ी तक कितनी अस्पतालें बनाई गई है। असम में मेडिकल कॉलेज 11 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आपको ये लगता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों के सामने जो समस्या है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उसके लिए लोग यहाँ से आते हुए चेन्नई की ओर जाते हैं या दिल्ली एम्स में जाते थे। तो आज की तारीख में जो यहाँ नर्सिंग होम, होटल, हॉस्पिटल वगैरह में आप देखिए तो दक्षिण पूर्व एशिया के लोग मिलते हैं, यहाँ पे आके वो इलाज करा रहे हैं। तो आने वाले समय में ये गुवाहाटी शहर और इसका जो बृहत्तर गुवाहाटी इलाका है, जैसे कि रिंग रोड परियोजना का भी प्रधानमंत्री करेंगे, तो ये बृहत्तर ये एरिया एक मेडिकल हब भी होने जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है इस पर? नहीं, एकदम इसमें कहीं कोई कहने वाली दो राय नहीं है। एम्स जब गुवाहाटी में हो गया, करीमगंज में अस्पताल का आधारशिला रखेंगे, तो वो पूरे बांग्लादेश के जो इधर वाला सिलहट वाला साइड है उसके लिए बहुत बड़ा ये हो जाएगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होगा कि गुवाहाटी में एम्स हो गया, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ये डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में हम मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलेंगे।
राज्य में 33 जिले हैं, तो 33 मेडिकल कॉलेज अब उनके हिसाब से 33 मेडिकल कॉलेज तो यहाँ पे बनने वाला है। ऑलरेडी जो है करीब करीब 10 से ऊपर मेडिकल कॉलेज चालू हो गए हैं और करीब करीब 7-8 अभी बन रहे हैं। तो अब ऐसे में राज्य जो है वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से प्रगति करता हुआ दिखाई दे रहा है। असम में ये जो प्रधानमंत्री का ये देखिए, प्रधानमंत्री का ये कहेंगे कि ये चुनावी पहले भी चुनाव के बाद भी आए थे, तुरंत बाद भी। अब अभी जो 11,000 रुपए की आधारशिला, हाँ सॉरी 11,000 करोड़ की आधारशिला और उद्घाटन की जो परियोजनाएं जो प्रधानमंत्री रखने आ रहे हैं, तो इसको लोग ये भी कहेंगे कि ये चुनावी नहीं, इसमें से तो बहुत कुछ पूरा हो चुका है। हाँ, लेकिन वही बात है, इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो हो गई हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे पहले पता चलता था कि दैत्य से माँ कामाख्या मंदिर दैत्य ने बनाया था, रातों रात कहता था बना देते थे। तो इस सरकार में ऐसे ही लग रहा है कि जैसे दैत्य काम करते थे, इसी तरह देखते देखते 2 साल बाद कोई गुवाहाटी आए तो पहचान में नहीं आएगा कि जीएस रोड क्या था, क्या हो गया। बड़े बड़े पुल बन जाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी हो जाती है। पहले लटका रहता था, आज देखिए कि ब्रह्मपुत्र पे 6 पुल बन गया, कनेक्टिविटी 2 पुल कहाँ इतने सालों में अभी ये बन गया। यदि कहने में ये चीज़ लग रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हम यदि ये बात कहें तो लगेगा कि हम इनके पक्ष में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि सही मूल्यांकन किया जाए, सिंहावलोकन किया जाए, तो ऐसा लगता है कि इतने दिन तक ऐसे ही बैठे रहे, कभी कुछ दिया कभी कुछ किया, जैसे उलझा रहा। अभी जब से ये सरकार बनी है तब से यहाँ के लिए मैंने क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है कि नहीं, मानते कि नहीं? एकदम इसमें कहने की कोई बात नहीं। वही मैं कह रहा था कि लोग कहेंगे कि ये जो है चुनावी ये साल है, अब चुनाव सर पे खड़ा है, तो ये उद्घाटन करना शुरू की और शिलान्यास नहीं, ये जो उद्घाटन कर रहे हैं ये तो कर ही रहे हैं। अब शिलान्यास जो हाँ जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब कई सारी ज़्यादा उद्घाटन है, आधा से ज़्यादा इसमें जो है वो उसका उद्घाटन करने वाले हैं। 11,000 की ये करोड़ रुपए की ये सारी नई योजनाएं हैं, जिसमें सिर्फ 3,444 करोड़ देखिए शिलान्यास है, बाकी सारा उद्घाटन ही है। प्रधानमंत्री का जो फोकस है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में उन्होंने बनाया उज्जैन कॉरिडोर, बनारस में बना आपका बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, उसी की तर्ज पर इस पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में को धार्मिक रूप से पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए, क्योंकि माँ कामाख्या का मंदिर पूरे विश्व में पहले से विख्यात है, लेकिन अब जिस हिसाब से वहाँ पे पर्यटक आते हैं उसके हिसाब से वहाँ पर अब आधारभूत जो ढांचा है वो थोड़ा सा अब कम दिखाई दे रहा था। तो उसको बेहतर करने के लिए ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, यह आने वाले दिनों में गुवाहाटी अपने आप में पर्यटन के लिहाज से बहुत बड़ा ये केंद्र स्थल बनेगा। और एक चीज़ कि गुवाहाटी को तो हम पहले से ही पूर्वोत्तर का द्वार कहते आए हैं, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अभी जो है दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार सही मायने में होने जा रहा है, क्योंकि अभी जितनी यहाँ पे ओवरब्रिज बन चुके हैं, मोबिलिटी एक हिसाब से आ गई है, मालीगांव ओवरब्रिज और ये 2-3 ओवरब्रिज नए बनने के बाद। और फिलहाल अभी जो बनने जा रहे हैं, जैसे कि रिंग रोड हो रहा है, जो बायहाटा सरेली को ऐसे इधर से हाईवे से जोड़ते हुए आपको कुड़वा होते हुए फिर से आके घुमा देगा इसमें। तो इससे क्या होगा कि गुवाहाटी में मोबिलिटी बढ़ जाएगी। जब भी गुवाहाटी में मोबिलिटी बढ़ेगी तो लोग इतनी गाड़ियाँ गुवाहाटी में आ रही है, तो आप दूसरे महानगरों से तुलना करें यदि, तो उसके संख्या में यहाँ पे जो है बहुत तेज़ी आ रही है, बहुत रैपिडली बढ़ रहा है गुवाहाटी। महानगरों की तुलना में गुवाहाटी का जो विकास है, और खासकर असम का या पूरे पूर्वोत्तर का, तो सही बात है कि वो बहुत पहले से विकसित थे। हाँ। लेकिन यहाँ पे सभी आधारभूत ढांचाओं का की भारी करनी थी। आपको याद होगा 99-98 में हम लोग जब भूटान बॉर्डर जाते थे टंगला होते हुए, तो दिन भर लग जाते थे। उग्रवादी गतिविधियाँ कितनी थी, एनडीएफबी, उल्फा, सारे के सारे कैंप होते थे उसमें, क्योंकि गाड़ी नहीं जा पाती, सुरक्षा बल जा नहीं पाते। आज आप यहाँ पे बैठिए, 2 घंटे में भूटान बॉर्डर पहुँच जाइए। तो अब कुल मिलाकर के ये कि जो आधारभूत ढांचा पर ये सरकार ने जो जोर दिया है, खास करके देखिए एक चीज़ कहेंगे कि प्रधानमंत्री बड़े छोटे शब्दों में बहुत लंबी चौड़ी बातें कह जाते हैं। उसी तरह से इन्होंने कहा था कि वे को यहाँ पे बेहतर करना है, जिसमें वाटरवे, जलमार्ग, एयरवे, हवाई जहाज, रोडवे और रेलवे, ये 4 कनेक्टिविटी। साइबरवे की बात कर रहे हैं। हाँ, से चटगांव से वो लाएंगे, वहाँ से जो है फाइबर ऑप्टिकल काम चल रहा है। तो ये जो चारों वे को जब मजबूत किया जाएगा तो पूर्वोत्तर का विकास अपने आप यहाँ पे बहुत तेजी से होगा। और यहाँ के लोगों को भी यह बात समझ में अच्छी तरह से आ गई है।
अब देखिए दो चीज़ और मैं आपको इसमें साथ साथ जोड़ता चलूँ। हाँ। आने वाले दिनों में बांग्लादेश का जो बंदरगाह है चटगांव, उससे गुवाहाटी की सीधी कनेक्टिविटी होने जा रही है। रेलवे को एक ज़माने में चलता था रेल, वाटर कनेक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी हाँ, है, हाँ, वहाँ से वाटर- जहाज आ रही है हाँ, अभी आ यहाँ रहे पे हैं। जोगीघोपा में। तो अभी क्या है कि गुवाहाटी से सीधे ये त्रिपुरा जाएगी ट्रेन, और त्रिपुरा से सीधे बांग्लादेश में पहुंच जाएगी, और वो फिर कलकत्ता आ जाएगी। और वो नहीं, कलकत्ता उधर जाने की उधर तो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन का सबसे आसान साधन है वाटरवे। तो वहाँ पर बड़े बड़े समुद्री जहाज जब बांग्लादेश के पोर्ट पर आएंगे और वहाँ से रेलवे लाइन आपको मिलेगी, तो वहाँ से आपका सारा सामान सीधे वहाँ पे लोड होगा ट्रेन पर और सीधे गुवाहाटी पहुँच जाएगा, और गुवाहाटी पहुँचेगा तो मैंने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में पहुँच जाएगा। हाँ। तो ये सबसे बड़ा एक ये पॉइंट है। दूसरा, सुरक्षा के लिहाज से पूर्वोत्तर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। इसको देखते हुए ब्रह्मपुत्र पर आज बहुत सारे पुल बन रहे हैं। गुवाहाटी में भी एक पुल दो पुल बन रहे हैं, दो, हाँ, एक बन रहा है, दो प्रस्तावित है। और इसके बाद सबसे बड़ी जो चीज़ है कि अगर ये पुल है तो अगर कभी लड़ाई चीन के साथ में कभी लड़ाई लगी तो ये पुल पर वो सबसे पहला जो चीन का अटैक होगा वो पुल पर बम गिराना होगा। तो इसको देखते हुए एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत अंडर वाटर 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र के नीचे, जोरहाट से गोहपुर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ब्रह्मपुत्र भारत की ऐसी नदी है, सबसे चौड़ी नदी है, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी जो देखने में ऊपर से बड़ी शांत है, लेकिन कहा जाता है कि अंदर जो है ना बड़े बड़े पत्थर पानी में तैरते हैं, मतलब अंडर वाटर करंट। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है NDRF, उसका ये कहना है कि ब्रह्मपुत्र का जो अंडर वाटर करंट है वो दुनिया की सारी नदियों से सबसे तेज है, क्योंकि पहाड़ों से बह के आती है। तो इसलिए इसके नीचे सुरंग के अंदर सुरंग बनाकर और 4 लेन रोड कनेक्टिविटी देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बन जाने, इस पर काम शुरू हो गया है, शुरू भी नहीं हुआ है, इसका सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ। तो ये जब जिस दिन बन जाएगा उस दिन सुरक्षा के लिहाज से यह रोड सबसे बड़ा अहम अपना किरदार निभाएगा, क्योंकि पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो चीन से जुड़ी हुई लगी हुई है। हाँ। और हम अच्छी तरह से गोहपुर से जोरहाट को जोड़ने की यह योजना है अंदर। तो इसलिए सबको पता है कि जो चीन का जो रवैया है वो हमारे लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है। सब भली बात ही जानते हैं कि आए दिन ये सीमा पर कुछ न कुछ बदमाशी करता रहता है। अभी तो आपको पता ही हुआ, एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ है, लद्दाख में हमारे चरवाहों ने चीनी सेना को पत्थर मार के भगा दिया। तो अब चीन को भी समझ में आ रहा कि भारत अब वो भारत नहीं है, भारत अब बहुत मजबूत, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर है। अगर कोई भारत को छेड़ने की कोशिश करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इसी के चलते हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं 1 मिनट और आपको बोलना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ववर्ती सरकारों में अनदेखा किया गया। वहाँ पर सड़कें नहीं बनाई गई, जिससे बहुत बड़ा वहाँ पे लोग पिछड़े रहे। लेकिन आज इस सरकार में बन गया है, लोग वहाँ पे बहुत खुश हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जो यहाँ पे आ रहे हैं, 11,000 करोड़ रुपए की जो आधारशिला और उद्घाटन का जो कार्यक्रम है पूर्वोत्तर के लिए, यह खास करके गुवाहाटी के लिए अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है। तो अभी इसी पे चर्चा खत्म करेंगे। तो जैसे कि भाजपा कहती आई है कि देश के अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्तंभ होगा वो पूर्वोत्तर होगा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर राज्य देश की अर्थव्यवस्था में यदि इसका स्तंभ नहीं भी हुआ तो कम से कम एक बहुत बड़ी भूमिका इसकी होगी। इसी के साथ जब हम जिस समय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ टकराने जा रहे हैं, ऐसे में पूर्वोत्तर निश्चित रूप से इसमें सहायक सिद्ध होगा, अपना बहुत बड़ा योगदान देगा। इसी पर हम आज की चर्चा अरविंद जी समाप्त करते हैं, अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हम और अधिक काम करने के लिए प्रेरित हो सकें। धन्यवाद, नमस्कार।